नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स पर। तो मैं सुजीत ठाटी, रियल कंपटीशन क्लासेस की तरफ से सुजीत ठाटी ऑफिशियल पर। आज का क्वेश्चन बना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्टूबर 2024 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? तो वो सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर छोटी सी आबादी वाला एक देश है जो कि अपनी पहुंच करीबन 195 देशों तक रखता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करें। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर अभी उभर के आया और इसमें सिंगापुर के पास 195 देशों के मतलब 195 देशों के साथ ये अपनी पहुंच बना सकता है, यानी पहुंच बनी हुई है और 195 देशों में वीजा मुक्त घूम सकता है। सिंगापुर पहले पर रहने वाला पहला देश है और दूसरे पे स्थान पर आते हैं इटली, जापान, जर्मनी और स्पेन और फ्रांस जैसे देश। उसके बाद तीसरे स्थान पर अपना अस्तित्व रखे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और स्वीडन जैसे देश। हमारे भारत की स्थिति की बात करें तो हमारे भारत की स्थिति 83 भी है, 83। तो पहले 80 पर आ गई थी, अब फिलहाल 83वें स्थान पर है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, सोमालिया और पाकिस्तानी, जो ये सब देशों की हालत ज्यादा बदतर है, बद से भी बदतर है, मतलब सबसे नीचे स्थान अपने रखते हैं। कुल मिला के ऐसे मान लो इनका अस्तित्व कम है, अदर देशों में इनको अप्लाई करना पड़ता है वीजा ज्यादा मजबूती के साथ में। रिपोर्ट सूचकांक है जारी करता संस्था के और संगठन के नाम है, देशों की लिस्ट कितने देश हैं वो है, और इधर शीर्ष पर कौन रहा और इंडिया का स्थान कहाँ पर है वो आपको दिखेगा। जैसी बात कर आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में बताएं तो भारत का स्थान 84वां है, जब शीर्ष पर हांगकांग रहा है। वहीं पर जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की बात करें भुखमरी की, तो यहाँ पर इसके संगठन कंजस वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी की सहायता से संभव हो पाया। देश 127 हैं, देश में इंडिया 105वें देश पे है और शीर्ष 22 देश हैं नंबर 1 पे। मतलब भुखमरी में हम भी खराब प्रदर्शन रहा हमारा। साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे रिकॉर्ड दिया है, इसमें 97 देशों का डाटा था, उसमें रूस नंबर 1 पर रहा है साइबर अपराध में और हमारा भारत रहा है 10वें नंबर पे। यहाँ पर फिलहाल ठीक है। एआई तत्परता सूचकांक 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के देखे 174 देशों में सिंगापुर पहले पर आया, जबकि हमारे भारत की स्थिति 72वें नंबर पर बनी हुई है। वहीं पर आगे हम बात करें त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है लद्दाख। भारत का पूर्वी प्रहार अभ्यास पूर्वी लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। कब तक चलेगा, तो 8 से 18 नवंबर तक ये रहेगा। किसके बीच होगा, तो भारतीय सेना जिसमें नौसेना, वायुसेना, इन तीनों सेनाओं के बीच में होगा। उद्देश्य पूर्वी सीमा पर भारत की एकीकृत रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना। इस अभ्यास में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आइडेंटिफाई एयर व्हीकल और सुकोई 30 MKI और राफेल लड़ाकू विमान जैसे विमान शामिल होंगे। इस विमान की बात करें, अगर जो यहाँ पर बात हुई है हमारी युद्ध अभ्यास से, तो युद्ध अभ्यास और भी देख लें। प्रमुख युद्ध अभ्यास जो हमारे देश में होते हैं, यहाँ पे हमारे देश से अन्य देशों में होते हैं, जैसे 13वां अभ्यास मैत्री हुआ 2024 में भारत और थाईलैंड के बीच। वहीं पर हॉपेक्स की बात करें भारत और इजिप्ट। वहीं पहला फ्रीडम एच यानी एक्सरसाइज 2024 हुआ है दक्षिण कोरिया और अमेरिका जापान के साथ 3 देशों में। 8वां जिम्मैक्स 2024 हुआ है भारत और जापान। वहीं रेड फ्लैग एक्सरसाइज बहुराष्ट्रीय अमेरिका में हुआ है, ये बहुराष्ट्रों के साथ हुआ है, कई राष्ट्र इसमें शामिल थे। 7वां तर्कस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका, यहाँ पर शक्ति एक्सरसाइज हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। अभ्यास पूर्वी लहर की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है, जो नौसेना अपने यहाँ पर डेवलप होती है। अभ्यास डेस्टिनी की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान। वहीं IMT थाईलैंड 2024 यानी भारत और मोजाम्बिक तंजानिया के साथ में हुआ है। टाइगर ट्रंप से तो ऐसे याद कर लो, अभी टाइगर यानी ट्रंप आ चुके हैं। टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका। वहीं पर अभ्यास लिथ में भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ है। सी डिफेंस 2024 भारत और अमेरिका। वहीं समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया। 5वां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 हुआ भारत और जापान के साथ में। शांति प्रयास 5वां चौथा संस्करण हुआ है, बहुराष्ट्रीय हुआ है। ये वायु शक्ति अभ्यास भारत के बीच में हुआ है, सेना ने मिलकर किया है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है QS एशिया रैंकिंग 2025 में IIT दिल्ली की रैंक क्या रही?
नंबर 1 पे कौन रहा, और भारत की रैंक क्या रही इसमें यूनिवर्सिटी की, IIT दिल्ली की। तो एक ये यूनिवर्सिटियों के बारे में बताता है विश्व में यूनिवर्सिटी कौन सी टॉप पर है, कौन सी बॉटम पर है। QS एशिया रैंकिंग 2025 का हाल ही में जारी किया गया है। QS का मतलब होता है क्यूरोकेरली साइमेंडस, हर साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है ये। इसकी स्थापना साल 1990 में हुई थी और ये हायर एजुकेशन और कैरियर इंफॉर्मेशन के लिए एक स्पेशलिस्ट एनालिस्ट और सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। अब रैंकों की बात करें, हमारी स्थिति क्या है और दुनिया की और यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है। वहीं पर यहाँ पर टॉप 100 में शामिल भारत की यूनिवर्सिटी की रैंक की बात करें तो IIT 100 में 44वें नंबर पर अपना वर्चस्व रखता है। IIT मुंबई 48 पर, वहीं IIT मद्रास 56 पर और IIT खड़गपुर 60, बेंगलुरु 62 और कानपुर 67 और दिल्ली यूनिवर्सिटी 81वां नंबर रखता है। यही आपका आंसर था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी नंबर 1 से टॉप 5 में, तो नंबर 1 पर रहती है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन की है। एक टाइम था चीन वाले लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, आज टाइम है दुनिया वहाँ पढ़ने जाती है। द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नैनांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और फूडान यूनिवर्सिटी ऑफ चीन। लगभग इसमें टॉप 5 में से टॉप 4 यूनिवर्सिटियां चीन से हैं। अगली बात करें क्वेश्चन की, तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है तो चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। उद्देश्य रहेगा वैश्विक और भारतीय थिंक टैंक यानी और सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, शिक्षाविदों और शोध विद्वानों को एक मंच पर प्रदान करना, एक मंच पर इकट्ठे करके उनके बीच में सामंजस्य बिठाना। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आगे इसकी बात करें हम तो वहीं प्रमुख सम्मेलन की बात कर लें तो हरित हाइड्रोजन हाल ही में 2024 में नई दिल्ली में हुआ है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ है लखनऊ 2024 का। ये सब 2024 जनवरी से लेकर अभी तक का डाटा है। भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता यानी 2 मंत्री से 2 मंत्री उधर से ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ से का सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है हाल ही में। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ और वहीं विश्व धरोहर समिति की 16वीं बैठक 2024 नई दिल्ली में संपन्न हुई। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 ये भी नई दिल्ली में। खनिज शिखर सम्मेलन 2024 ये भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ये हाल ही में हुए राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन थे। 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होगा तो इसका सही आंसर है इसमें से भोपाल, लखनऊ, तो इसका सही आंसर है रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। 83वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक सत्र आयोजित यहाँ पर होगा। सम्मेलन में सड़क निर्माण से जुड़ी नई टेक्निक पर चर्चा की जाएगी। देश विदेश से 2000 से अधिक विशेषज्ञ इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें और सड़क के बारे में तो यहाँ पर PM मोदी ने दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है। जमैका के नाम पर सूरत शहर में देश की पहली स्ट्रीट सड़क का निर्माण भी किया गया है। वहीं पर पंजाब में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत हुई है और वहीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। ये था महत्वपूर्ण सड़क के बारे में। अगर बात करें और सड़कों के बारे में तो BRO जो बॉर्डर के लिए रोड बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का अभी काम किया है और वो है लिकारू मेघला फुक्चे सड़क जिसका निर्माण हुआ है लद्दाख में। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर दिया गया है। वहीं सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है UK यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी कि वहां पर AI से गाड़ी कंट्रोल होगी, AI से गाड़ियां चल पाएंगी। NH-44 भारत का सबसे लंबा मार्ग जो राजमार्ग बन गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग। उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिणी कन्याकुमारी में समाप्त होगा। इसमें कई हाईवे जोड़ दिए गए हैं लेकिन उसका एक कॉमन नाम रख दिया गया NH-44। जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। ये था इसका सड़क से संबंधित विशेष। अब बात करें द सेनेटिक वर्सेस किसकी किताब है जो हाल ही में चर्चा में रही और 1986 में भी चर्चा में रही। अब हाल ही में उससे बैन हटा दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने और उसको लागू कर दिया, वो बिक सकेगी भारत में। सलमान रुश्दी जी की ये किताब थी, इसका नाम था द स्टेनिक वर्सेस। अच्छा, इसमें विवाद क्या रहा, इसमें कुछ आयतें कुछ प्रतिबंधित थी इसलिए उसको बैन किया गया। राजीव गांधी की सरकार थी 1988 में। सलमान रुश्दी की एक विवाद
विवादास्पद एक किताब आई थी द सेनेटिक वर्सेस, तब से ये रुकी पड़ी थी। बाद में इसको मतलब ओपनली पढ़ने के लिए मना कर दिया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि अब कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है और तब ये हाईकोर्ट में ने इसे बंद किया था, अब इसे शुरू कर दिया गया है। द सेनेटिक वर्सेस उपन्यास की हिंदी में होता है शैतानी आयतें। अब क्या आयतें थी वो तो आप पढ़कर मालूम पड़ेगा। इस किताब के नाम पर ही मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जब आयतों की बात होती है मुस्लिम धर्म इसमें इन्वॉल्व है, तो कुछ ऐसा था कि राजीव गांधी यानी तत्काल प्रधानमंत्री को इससे बैन लगवाना पड़ा। तो कुछ तो होगा, आप पढ़ें इसे। भारत का पहला देश था जिसमें इस उपन्यास को बैन किया था कि पहली बार। अब क्या था क्या नहीं है किताब पढ़कर मालूम पड़ेगा। सलमान रुश्दी ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं और साल 1981 में प्रकाशित अपने उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। सलमान रुश्दी के उपन्यास में सैम 1983 अच्छा रहा। द सेनेटिक वर्सेस इसको 1988 में लॉन्च हुआ था लेकिन यहाँ बैन कर दिया गया। द मूर्स लास्ट साई 1995 ये इसका, और क्वेस्ट चौथे 2019 विक्ट्री सिटी 2030 में सलमान रुश्दी की एक बुक्स आई थी। ये रहा इनका विवादित किस्सा। अगली बात है सुप्रीम कोर्ट ने किस विमान कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया है। परिसमापन का आदेश ऐसी कौन सी कंपनी है, वो है जेट एयरवेज। इस एयरवेज कंपनी के साथ क्या घटना घटी वो देखिए। परिसमापन किसी कंपनी को बंद करने की एक प्रक्रिया है। अभी हाल ही में कंपनी बंद कर दी गई है। इससे कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है और उससे मिलने वाले पैसे को कंपनी के जो लेनदार या जो शेयर धारक थे उनको दे दिया जाता है संपत्ति को। परिसमापन के जरिए कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अदालत ने इस आदेश में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के फैसले को पलट दिया है। आर्थिक संकट की वजह से जेट एयरवेज का ऑपरेशन 2019 से बंद है, मतलब आना जाने 2019 से ये फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं। उस वक्त एयरवेज पर कई बैंकों का लगभग 4783 करोड़ रुपए था और सबसे ज्यादा इसमें हिस्सेदारी SBI की थी। एयरलाइन के घाटे के जाने के बाद बैंकों ने दिवालिया की कार्रवाई शुरू कर दी कि ये बैंक मतलब करप्ट हो चुकी है कंपनी, और जो इसमें शेयर थे और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उन शेयर धारकों को पैसे देने का वादा किया है। 1992 में नरेश गोयल ने जेट एयरवेज की स्थापना की थी। ये प्रमुख बात है क्योंकि फाउंडर कौन थे इसके 1992 में इसकी फाउंडेशन हुई। 3 वर्ष की आगे भारत के सबसे बड़ा शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो यह सरकार, इनका नाम पूरा है अनीश सरकार। अनीश सरकार 3 साल के, क्या जन्म से ही शुरू हो गए थे क्या बेटा? चलो देखते हैं कैसे हुए। कोलकाता के अनीश सरकार भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अनीश ने 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में ही फिडे रेटिंग हासिल की है। बहुत बड़ी बात है। अंडर 9 में जो 9 साल के बच्चे हैं उनमें सबसे, अंडर 9 का मतलब होता है 9 साल से पहले वाले खेलने वाले, उनमें सबसे कम उम्र के ये हैं। अनीश ने अक्टूबर में पश्चिम बंगाल राज्य अंडर 9 ओपन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में अनीश ने 8 से 5.5 अंक हासिल किए थे। अब बात करें हम फिर इसकी पिटारे की। इसमें कुछ विज्ञान की शाखा है जिसे हम स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक की बात कर लें तो इसमें कुछ कहना है, कुछ लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। ऐसे याद करेंगे हम। ऐसे इकोसिस्टम, ध्वनि, एक वॉल्यूम, एक गाड़ी होती है, गाड़ी में ध्वनि होती है, ध्वनि में बेस, ट्रेबल और इको लिखा होता है, ठीक है। उस हिसाब से याद करोगे ध्वनि यानी इको, इको से ध्वनि विज्ञान। ऐसे एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। आंट माने चींटी और चींटी होती है कीट, और कीट यानी आंट, एंटोमोलॉजी यानी कीटों का अध्ययन। ऐसे ही ऑर्निथोलॉजी, तो उड़ लेते हैं उनको कहते हैं पक्षी, तो ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन। ऐसे ही सेरीकल्चर, सेरी से साड़ी और साड़ी बनारसी या सिल्की रेशम की साड़ी। ऐसे सेरीकल्चर रेशम की कीट पालन का अध्ययन करना। एपी, क्या पी, शहद पी, यानी एपीकल्चर मधुमक्खी या शहद का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोम यानी फलों का अध्ययन। पिसीकल्चर, पिसी मत्स्य, ऐसे याद रखना, पिसी मत्स्य पालन का अध्ययन। यहाँ पर लॉजी है वो अध्ययन है, कल्चर है वो खेती है। माइक्रोलॉजी, कवों का अध्ययन। बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटे छोटे जो कवक पाए जाते हैं और जो जल में जो पाए जाते हैं, ऐसे ही याद कर लेंगे माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, शैवाल। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। और पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। और पोमोकल्चर यानी फलों की खेती। एक्वेथोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। एक्वेथोलॉजी से ऐसे याद करेंगे जैसे ना एक्वेरियम अपना होता है मछलियों को पालने वाला, ऐसे ही इसमें आता है
एक्योथोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन, डेंट्रोलॉजी वृक्षों में जड़ियों का अध्ययन, ऐसे ही ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, ऐसे सिल्वीकल्चर यानी काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। ये था हमारा पिटारा और हम जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। यहाँ से अगली क्लास होने वाली है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, देखना ना भूलें। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको क्रम बाय क्रम क्लासें मिल सकेंगी। धन्यवाद।